हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमने कुछ टॉपिक कराए थे। एक टॉपिक कराया था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो था I इक्वल टू NEA/VD। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। ओम का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर हमने एक चालक का इस्तेमाल किया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वैद्युत क्षेत्र होगा, लंबाई होगी प्लस माइनस V, धारा चलेगी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस दिशा में चलेंगे, VD दिशा में चलेंगे। कि ये कहता है कि चालक के सिर पर विभवांतर लगाया, उसके अंदर धारा बहने लगी। लेकिन पहली कंडीशन है ओम के नियम की कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो परिभाषा आप देखें, मैं बोल रहा हूं आपको। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात नियत होता है। तो हम लिखेंगे V/I बराबर नियत, इसको हम कहते हैं R, और इससे कहते हैं V इक्वल टू IR, जहां पर R को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। बेसिकली प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध है धारा के मार्ग में रुकावट। रुकावट किसके द्वारा? रुकावट इसके अंदर उपस्थित बहुत सारे धनायन हैं, परमाणु हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो लगातार धनायनों से टकराएगा। धनायन टकराने के बाद वो उसके अंदर गति में अवरोध उत्पन्न करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध हर शरीर में होता है। शरीर को सही रखने के लिए प्रतिरोध होता है। हम बीमारी से लड़ते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो हमारे प्रतिरोध का कार्य करती है। अब अगर इसके अंदर हम ग्राफ खींचें, ग्राफ किस किस के अंदर? V में और I में अगर हम ग्राफ खींचें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। इसकी खास बात यह है कि जहां पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु कहां होता है? जहां दोनों अक्ष एक साथ मिलती हैं वहां मूल बिंदु होता है। वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ धारा का मान बढ़ना चाहिए, जिससे हमारी जो रेखा है वो सरल रेखा है। ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके के ग्राफ भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसे ग्राफ आ सकते हैं, लेकिन ये ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। ओम का नियम का पालन केवल जब ही होगा जब V और I के बीच खींचा हुआ ग्राफ O से शुरू होगा और बिल्कुल सीधी रेखा आएगा। ये हमारा ओम के नियम का पालन करता है। इस तरीके के नियम ओम के नियम में नहीं आते, क्योंकि ये कहलाते हैं अनोमीय कहलाते हैं। क्योंकि देखिए, पहले यहाँ वोल्टेज लगा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी लेकिन धारा नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद इससे संबंधित ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में किस तरीके से आता है। एग्जाम में आता है ओम का नियम लिखिए तथा अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए या उत्पत्ति करिए।
मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अभी किस तरीके से करना है कि मान के चलते हैं, माना किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है, जिससे उसमें स्मॉल आई धारा बहती है। और क्या मान के चलते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, इलेक्ट्रॉनों का आवेश ई, इलेक्ट्रॉनों का आवेश एन, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो I इक्वल टू होता है NeA Vd। तो I की वैल्यू हो गई NeA Vd। इसको हम पहली समीकरण मानते हैं। जब V विभवांतर लगाते हैं तो चालक में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर E, ये होगा E बराबर F/Q के आधार। यहां पर Q की वैल्यू जो ली गई है वो इलेक्ट्रॉन ली गई है, और न्यूटन के दूसरे नियम से जब बल लगेगा तो न्यूटन का दूसरा नियम 100% लागू होगा। दूसरे का न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, नियम से F बराबर होगा ma के। अतः जब वैद्युत बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ma बराबर E, तो A बराबर E बाई m। दूसरी समीकरण हम इसे मान के चलते हैं। अब इसमें आगे की अगर हम बात करें, माना इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग, या कह सकते हो ऊष्मीय वेग U1 U2 डॉट डॉट U1 हो, तथा क्रमागत दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय क्रमशः τ1 τ2 डॉट डॉट τn हो, तो
नए वेग क्रमशः v1 v2 vn होंगे। हमने ये मान के चले कि बल लगा, बल से त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण के कारण हमारे नए वेग आ गए, क्योंकि हमारी गति की पहली समीकरण कहती है v बराबर u प्लस ए टी। तो उसके आधार पर देखते हैं v1 बराबर u1 प्लस a21, v2 बराबर u2 प्लस a22 से लेकर के vn होता है un प्लस a2n। अब अनुगमन वेग की बात करते हैं। अनुगमन वेग vd क्या होता है? जितने भी वेग आए हैं उनका जो औसत समय है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब ये जो फैक्टर दे रखा है v इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर एटो, इसके अंदर जो चालक होगा, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है ना तो उसका आवेश चेंज होता, जो चालक जिस प्रकार का लिया गया है उस प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षेत्रफल चेंज नहीं होने का, लंबाई चेंज नहीं होने की, बचा टो। तो एक ऐसा फैक्टर है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो हमें यह पता है कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब है कि स्थिर ताप पर ml अपॉन एन स्क्वायर ए2 बराबर नियत कह सकते हैं। अब इसका नाम क्या दिया जाना चाहिए? अब चूंकि बटे में है, तो बटे में है, इसलिए अगर टो बढ़ता है तो ये वैल्यू घटेगी, टो का मान कम होता जाएगा, जितना नीचे कम होता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन तेजी से टकराएंगे तो टो का मान कम होगा, टो का मान कम होगा तो फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। चूंकि इन इसकी और इसकी गुणा किसके बराबर होनी चाहिए? v के बराबर होनी चाहिए। अब चूंकि अगर ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका नाम हमने दिया r, ml अपॉन एन स्क्वायर ए2 का मान हम कह सकते हैं। अतः v इज इक्वल टू आई आर। ये हमारे ओम के नियम का सत्यापन हुआ। अब इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और लेके चलते हैं। टॉपिक का नाम है आवेश वाहकों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। आवेश वाहकों की गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता। देखिए, आवेश वाहकों की गतिशीलता में बात करते हैं। किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। तो हम परिभाषा लिखेंगे। आवेश वाहकों की गतिशीलता चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग vd व चालक के सिरों पर या चालक में आरोपित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुपात के बराबर होती है।
तो हम इसको निरूपित करते हैं, गतिशीलता होती है म्यू वीटी अपॉन ई। अब वीटी का मान पीछे आया, वीटी का मान पीछे क्या आया, चूंकि वीटी बराबर होता है E/2/m, इसलिए म्यू बराबर होगा E/2/m और डिवाइडेड बाय 1/e, यानी ई से ई कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर होगा E/2/m। इसी के आधार पर आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है, वीडी का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। तो मात्रक क्या आपको आएगा, मात्रक आएगा मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकंड, मीटर प्रति सेकंड न्यूटन प्रति कूलाम। तो मात्रक आएगा म्यू बराबर E/2/m का मात्रक आएगा मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड मात्रक आएगा। ये हमें ध्यान रख के इसमें चलना है। अब बात आती है कि चालक के अंदर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते चलने वाले, इसलिए जो गतिशीलता होती है वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। अगर हम बात करते हैं अर्धचालकों में, अर्धचालकों में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन व कोटरों के कारण होता है। कोटर क्या है, कोटर हैं वो आवेश जो धनावेश के तुल्य है। कोटर है खाली स्थान, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटता है उस पर एक स्थान खाली हो जाता है, वो पॉजिटिव की तरीके से कार्य करता है। इसलिए और अर्धचालकों के अंदर दोनों के कारण ही गतिशीलता होती है। तो इसको इलेक्ट्रॉन कोटर को हम कहते हैं, निरूपित करते हैं ऐसे, तो होगा म्यू एच बराबर होगा E/2/mh, यानी कि कोटर का द्रव्यमान म्यू E/2/me। ये हमारा हो गया कोटर के लिए, ये हमारा हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए। इस तरीके से आवेश वाहकों की गतिशीलता होती है। तो मैंने आज आपको एक टॉपिक इसके अंदर कराया, ओम का नियम कराया। ओम के नियम के साथ में मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की का सत्यापन या व्युत्पत्ति कराई, और साथ में कराया आवेश वाहकों की गतिशीलता। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।